माना है कि कोई व्यक्ति कुछ चाहता है, करना चाहता है, तो अभी जैसे बात हो रही थी कि आप कह रहे थे कि पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता, तो जब अगर चाह रहा है वो कुछ करना, तो वो कुछ सोचेगा तो सही, तो वो पॉजिटिव ही तो। जैसे गणेश भैया ने एक छोटा, इतना जल्दी इंडस्ट्री कैसे बना लिया? वो पिछले 30 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन में है ना। वो फेंसिंग बना रहे हैं, बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। फेंसिंग का इसके पहले उनका एक काम था। वो ऐसा नहीं कि एक दिन में कर लिया, उस पर वो लगातार काम करते ही रहे। अब चूंकि मेरी 10-12 साल से उनसे दोस्ती है, तो चर्चा बीच बीच में होती रहती थी। वो ये उपाय वो उपाय बोलते थे, मैं सुनता था। कई चीज़ें मुझे ठीक लगता है बोलता था, हाँ कई चीज़ें ठीक नहीं लगता है, मैं भी ना बोलता था। लेकिन मैं जिसको ना बोला उसको वो फिर सोचते थे और फिर उसको वो हाँ करते थे। मतलब मेरा सोचना एकदम पैसिव था, मैं, वो एक्टिव होके सोचते थे। मेरे को सुनाते बहुत सारी चीजें हैं, साथ में बैठेंगे तो लोग अपने ही मन की सुनाते हैं, तो वो सुनाते थे, मैं भी सुनाता था। लेकिन उस पर वो लगातार सोचते रहे, उनका चित्रण विचार सब चालू रहा, बीच बीच में एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। मुझे भी लगता था कि ये क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे। इन्होंने कंस्ट्रक्शन पर बहुत सारा किया, एक फोम का बनाने का एक सिस्टम उन्होंने अपना लाया हुआ था। तो ये खाली बैठे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका दिमाग चल रहा है, विचार चल रहा है, इच्छा चल रही है, प्रयोग हो रहे हैं, उसके निष्कर्ष ले रहे हैं। ऐसी जगह जाते हैं देखने, उसमें देखते हैं, सीखते हैं। गणेश भाई को किसी भी जगह ले जाइए, चलिए घूम के आते हैं, कोई एक जगह घूम के आइए, उसके बाद फिर पूछिए कि बिल्डिंग कैसा है, तो बोलेंगे इतने स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, इस ग्रेड का कंस्ट्रक्शन है, इतने खर्चे। हमको समझ में नहीं आता, लेकिन उनका वो पूरा सेट है, उनका कदम सेट है, उनके कदम के हिसाब से उनको कमरे का एरिया पता है। अब वो उनका वो चालू है सॉफ्टवेयर हर समय, हमारा नहीं है ना। तो हम अलग चीज देख रहे हैं, उसी जगह जाके हम कलर देख के खुश हैं, है ना, वाह वाह वाह, है ना। और डिजाइन देख के खुश है, वो कलर और डिजाइन तो देख ही रहे हैं, उसके साथ उसका कॉस्ट भी देख रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं, उसका एरिया भी देख रहे हैं, कितना समय लगता है वो भी देख रहे हैं। सबको उनका वो सॉफ्टवेयर सब चीज़ों को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि बन गई है। वो दृष्टि मेरे को बनने में अभी 10 साल लगाना पड़ेगा। नहीं, पर उनकी दृष्टि उसमें आपकी दृष्टि जो आपकी वो है, वो तो हर व्यक्ति की अलग अलग दृष्टि होगी ना, जिसका जो एरिया है, मतलब फील्ड है, उसी में उसकी दृष्टि जाएगी। जैसे अगर हमारी एजुकेशन नहीं जाती है, कहीं भी जाए तो हमारा ध्यान उसी तरफ। हाँ, पर यदि आप सीखना चाहें तो आपको 2-4 साल या 10 साल लगेगा। हाँ। आप सीख लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अचानक कर लिया इन्होंने इंडस्ट्री, अचानक कुछ नहीं किया। मैंने वही भाई साहब को ही पूछा कि भाई आप डायमंड के काम में क्यों चले गए एकदम नया? तो मैं तो उसी को टेस्ट करता हूँ ना, मेरे अंदर जो है कि, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे रिलेटिव थे, वो करते थे, उनको पता था। तो ऐसा भाई किसान कैसे कर सकता है डायमंड का काम? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मुझे वो कारण जानना जरूरी था कि वो घटना कैसे घट गई। तो मैंने जो सोचा था उसकी पुष्टि हुई, आपसे उसको कंफर्म करा लिया कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है। उन्होंने बोला तो मेरे को और कंफर्म हुआ। तो मैं लगातार बातचीत में अपनी चीजों को ही कंफर्म, सब ऐसे ही कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं, पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है ना। अपने निष्कर्षों को कंफर्म करते रहते हैं, या फिर कुछ बिल्कुल विपरीत मिल जाता है तो एक बिंदु बन जाता है, अच्छा ये सोचना पड़ेगा। 2 मिल जाता है, 4 मिल जाता है, जब ज्यादा हो जाता है तो फिर पुनर्विचार होता है पूरे सिस्टम पर। तो अब जो है भैया कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जैसे मतलब पूर्व जन्म के स्मृतियाँ याद आती हैं और वो किसी लाइब्रेरी में वो पुस्तक के थ्रू मिल जाता है और अगले जन्म में बताता है कि मैं यहाँ पाया जाता, तो वो घटना भी तो याद आ गया। ये क्यों हो रहा होता होगा भैया? अभी तक मैं एक से भी नहीं मिला। मैंने बहुत लोगों को ढूंढा, है ना, एक आध व्यक्ति ने बोला भी, मेरे को जो जांच आई तो नहीं समझ में आया। तो अब होता भी होगा तो क्या करना है? हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि एक आदमी जागृत कैसे होगा। मैं बाबा जी से पहले बार बार पूछता था कि पिछले शरीर यात्रा में क्या था। जब शुरू आया था तो बोलते थे कि कभी बताएंगे, फिर चुप हो गया उस उत्तर के बाद। फिर 2-4-6 महीने के बाद फिर पूछा, फिर ऐसे ही बोला,
फिर एक दिन और पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि इससे घटिया ही रहे होगे ना। उसके बाद मेरा प्रश्न खत्म हुआ। उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं दिया कि तुम ये थे, उन्होंने जो उत्तर दिया वो मेरे लिए पर्याप्त रहा। क्योंकि मान लो कोई मैं बड़ा चीज रहा भी होऊंगा, है ना, कोई राजा रहा होऊंगा, कुछ रहा भी रहूंगा, मान लीजिए, उससे मैं आगे थोड़ी बढ़ पाऊंगा, उसको याद करता रहूंगा। तो उससे मैं आप आगे हूं तभी तो बाबा जी के पास गया हूं, नहीं तो आगे क्यों गया हूंगा, है ना। तो फाइनली मुझे उस घटना को भूलना पड़ेगा, पीछे में कुछ भी था, आज उससे आगे हूं क्योंकि संस्कार बनते हैं और कुछ समझने सीखने के लिए गया हूं। तो मुझे यही फोकस करना पड़ेगा कि मेरे को आज जहां हूं और आगे कहां जाना है। तो देखिए कैसी भाषा बोला, और 3 बार अलग अलग उत्तर मिलने के बाद एक दिन मुझे वो समझा दिया उन्होंने कि वहां से हटो। पहले दिन शायद बोलते कि क्यों सोच रहे हो, कोई फायदा नहीं, तो शायद मैं नहीं पकड़ पाता। तो एक समय में क्या बोलना है उनको पता है, ताकि अंततः भाषा उनको नहीं बोलना है, मेरे अंदर से वो दृष्टि बन जाए कि मैं आगे की तरफ देख सकूं। वो उन्होंने कर दिया। भैया सभी पिछली शरीर यात्रा से कुछ आगे ही बढ़ रहे हैं। हाँ। तो फिर कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए ना, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा, जैसे काफी चीजों को नहीं, बिल्कुल है। 2000 साल पहले की लड़ाइयाँ देखो, है ना, 1000 साल पहले की देखिए, 50 साल पहले हम लोग साथ में नहीं बैठ सकते थे, है ना। हमारे ऊपर इतने आरोप लगते कि तुम राक्षस हो, छुआछूत नहीं मानते हो, लड़की और लड़के साथ में बैठते हो, है ना, लगते कि नहीं। 100 साल पहले तो हम बैठ ही नहीं सकते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तो ही बढ़ती जा रही है। तो भैया परिवार में देखें तो जैसे जो परिवार के जो मूल्य होते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं पीछे हुए ही हैं, इससे पहले जैसे होता था वैसा तो नहीं। मुझे नहीं लगता परिवार के मूल्य पीछे हुए, ऐसा नहीं लगता। पहले माता पिता बच्चों से जो भाषा बोलते हैं वो भी इम्प्रूव हुई है ना। पहले माता पिता बच्चों से बहुत अच्छी भाषा नहीं बोलते थे। माता पिता बच्चों को पीटना ऐसा मानते थे कि वो अनिवार्य है उसके सुधार के लिए, वो भी बदला है। टीचर में है, ठीक है, 100 में एक आध परिवार अच्छा रहा होगा, मान लिया, है ना, मानता हूं, नहीं ऐसा भी कि नहीं मान, 100 में एक रहा था, अब जो है 100 में 60, 70, 80 अच्छे हो गए उस लेवल से। पर बच्चे मुझे लगता है ज्यादा समझदार हैं आज के समय। वही तो, कम से कम हम लोगों में इतना आ गया है। हमारी ऊपर पीढ़ी ऐसा नहीं मानती थी, वो यही मानते थे कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ रहे हैं कि सही पता नहीं, अभी छोड़ दीजिए उसको, है ना। लेकिन हमारे ऊपर की जनरेशन क्या मानती थी और हम क्या मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि पहले से अच्छे हुए, वो नहीं मानते थे। ये अहंकार कम होना ही मानेंगे ना। माने हम आपसे श्रेष्ठ हैं ये मान के वो हमेशा बात करते रहे। हम कैसा मान के बात कर रहे हैं? आप लोग हमसे अच्छे हो। पर वो भी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। अदरवाइज ज्यादा साल आदमी धरती पे लगाता था तो उसको ज्यादा एक्सपोजर होता था। आज की डेट में जिसका फोन बैटरी ज्यादा, केवल इन्फॉर्मेशन नहीं भैया, आप लोग के पास मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है, पर इसलिए मैं आप लोगों को वैल्यू देता हूं ऐसा नहीं है। मतलब शायद मेरे आपकी आयु में मैं कम सुनता था बड़ों की, आप ज्यादा सुनते हो, आप ज्यादा रिसेप्टिव हैं, ऐसा लगता है मुझे। और एक जनरल अपने मित्रों से भी पूछता हूं, मैं अपने कॉलेज में जो मित्र पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछता हूं, मेरा सर्वे यही सब होता रहता है। यार 20 साल पढ़ाया, तेरे को लगता क्या है, कैसे बच्चे हमारे? अरे नहीं यार, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हम लोगों से अच्छे। हर कोई यही बोल रहा है ना। मेरे साथ के लोग पढ़ा रहे हैं, सब रिटायर होने की जगह पर आ गए, उन सब से पूछता हूं मैं, है ना। इंडस्ट्री में है, उनसे पूछता हूं। भाई हम लोगों में जब बातचीत होती तो शॉर्ट में ही होती है ना, क्योंकि बाकी तो हम बात कर चुके हैं, तो बहुत अच्छे से बातचीत होती है। जो भैया ये बात नहीं कह पाते, अगर ध्यान से और डेप्थ में जाए तो ये हो सकता है अहंकार की वजह से ही नहीं कह पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पिछली पीढ़ी से हमारी पीढ़ी अच्छी है, हमारी पीढ़ी से आगे वाली और अच्छी है। ये ज्यादा आशा की किरण है कि समाज अच्छा होगा। यदि हम ये मान लें कि पिछले वाली अच्छी है, ये हम उससे बेकार हैं और ये और बेकार हैं, तो यही होगा कि समाज खत्म हो जाएगा एक दिन, हमको वहीं जाना पड़ेगा। और कोरोना काल में तो बहुत अच्छा किया, जितने भी बच्चे थे बहुत बहुत अच्छा किया।
भैया हमारा अच्छा मानना भी इसलिए है ना कि देखिए पहले जो हमारे दादा वगैरह थे, ऐसा नहीं कि कंबाइंड फैमिली में, हम तो देखे हैं कि कंबाइंड फैमिली में लड़ाई होती रहती थी। ये कह देना कि वो ज्यादा सुखी थे, पहली बात तो वो रहता हमने ठीक है, वो अलग नहीं होते थे, लेकिन वो लड़ाइयाँ होती रहती थी, जबरदस्ती जैसे ठूस करके वो रहते थे। फर्क इतना जरूर आया है कि वहां पर जो आस्था थी, हमने तर्क को स्वीकार किया, इसलिए हम अगली पीढ़ी को अच्छा कहते हैं, क्योंकि हमने भी तर्क को स्वीकार कर लिया। हमारी पुरानी पीढ़ियों ने तर्क स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो कहते हैं आस्था है, आस्था है ना, आपने इसका सम्मान करना ही करना है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों नहीं है। तो ये था, ये शिफ्टिंग हुई है, तो ये अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया है। ठीक है भैया। एक प्रश्न था, ये जो 36 आचरण है, हाँ। अब आपका सत्य का ज्ञान बुद्धि से होते हुए, चित्त से होते हुए वृत्ति में आएगा, तो इन 36 आचरणों के कैटेगरीज में आपके विचार बनेंगे जो अस्तित्व से है, ऐसा। तो अभी भ्रमित स्थिति में ये 36 से और अधिक तरीके के विचार बन सकते हैं। 36 से अधिक, मतलब ये तो अनुभव मूलक है। हाँ नहीं, जैसे कुछ गलतियां हैं वो इसमें लिखा नहीं है, जैसे परधन का वर्णन नहीं है, तो एक आदमी परधन सोचता है, पर नारी या पर पुरुष सोचता है, वो सब लिखा नहीं है, वो सब अधिक है, अधिक में उतना ही है। इसका ऑपोजिट कर लो उतने और हो जाएंगे, इसका ऑपोजिट कर लो उतने और हो जाएंगे। हाँ उतने नहीं, उससे कई गुना ज्यादा है। सही में एक गलती में अनेक। कॉम्बिनेशन ज्यादा। हाँ ज्यादा। तो ये मोटा मोटा कैटेगरी है, विचार आपके इन 36 तरीकों से बन सकते हैं। हाँ सही के ये 36 स्वरूप हैं विचारों में। उसको जब अध्ययन विधि में बताते हैं कि ये 6 प्रकार के बनते हैं तुलन। आपका लक्ष्य या फिर प्रिय है, या फिर हित है, या फिर लाभ है, या फिर न्याय है, या फिर धर्म है, या सत्य। फिर और ज्यादा बताने के लिए बोलते हैं भैया ये 2 अलग अलग गांव है ना, प्रिय हित लाभ का कोई एक कॉम्बिनेशन है, या न्याय धर्म सत्य का कॉम्बिनेशन। उसी को फिर और आगे बोल रहे हैं कि न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रिय हित लाभ होने पर ये इतने प्रकार के फिर आचरण है ना। न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित प्रिय हित लाभ यदि हो जाए तो फिर ये 18 प्रकार के तुलन बन रहे हैं, जैसे विद्या है या तुष्टि है, ये सब तुलन है। तो अभी भैया अगर हो सके तो इन प्रकार के आचरणों को, तुलन को आप जितना अंदर स्मृति में बैठा पाए, और फिर आप प्रयास ये कर पाए, मतलब अपने विचार को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अस्तित्व है कि नहीं है विचार, आप इन 36 में कैटेगराइज करने की कोशिश करें। जो नहीं हो उस विचार को सोचना छोड़ दें, जो हो उनको और सोचें, ऐसा। हाँ ऐसे ही है, सोचना छोड़ दो, सोचते हैं नहीं होता भैया। मतलब बोलना बड़ा इजी है ना, होता नहीं। तो होने के लिए कुछ प्रक्रिया भी बताए हैं, आज्ञा पालन, अनुकरण, अनुसरण, जिज्ञासा, है ना। एक ये कहाँ से आएगा, ये व्यवहारिक विधि से आएगा। तो कुछ चीज आपको मिल जाएगा, कुछ चीज पत्नी से या पति से मिल जाएगा, कुछ चीज भाई बहनों से मिल जाएगा, कुछ चीज अपने से बड़ों से मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ मिलेगी, और कुछ चीजें ये लिटरेचर से भी मिलेगा, है ना। इन सबके सम्मिलित स्वरूप में हम चलेंगे तो सारे संबंधों के निर्वाह करने से व्यवहाराभ्यास होगा, व्यवहाराभ्यास से ही गुणात्मक विकास होगा। कागज पढ़ने से गुणात्मक विकास नहीं होता है। उसके हमको कैटेगरी समझ में आता है कि ये मुझे करना है, यही समझ में आता है, और करने से फिर गुणात्मक विकास होता है। भैया विनायक भाई ने जो कहा, तो मैं मेरा विचारों का निरीक्षण करूंगा, लेकिन जब तक एक आधा विचार ठीक नहीं था तो उसके पीछे वाला चित्रण या उसके पीछे वाली धारणा तक अगर मैं नहीं जाता हूँ तो करेक्शन नहीं होगा ना। ये बड़ा ये है कि करेक्शन सही मिलेगा तो गलती पता चलेगी। जब तक सही नहीं मिलता है ना, तो परधन को ही सही मानता है वो। एक बार स्वीकार हो गया ये स्वधन है, ये सही है, तो फिर परधन पता चलेगा, नहीं तो परधन को ही सही मान के फिर वो सोचता रहेगा। तो ये कहां से मिलेगा?
ये जो शुद्ध एक चीज चाहिए, सही एक चीज चाहिए, वो इसीलिए सही को समझो, सही के साथ तदाकार होने की कोशिश करो, तो गलत अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी जो परंपरागत मेथड है ये गलत है, और गलत को सोचो और छोड़ दो। गलत को सोचोगे तो गलत में ही तो फंसेंगे ना भाई, दिन भर तो उसी विचार में है फिर। नहीं, हम निरीक्षण की जो प्रक्रिया है उसको कैसे करना? निरीक्षण करते करते हमको सही के आधार पर पहुंचना पड़ेगा ना। भाई मेरी ये गलती, मान लीजिए मैंने ये चुरा के लाया कहीं से, तो ये चुरा के लाया है, ये नहीं चुराना सही है, क्या सही है नहीं पता है, तो उसको मैं चुराना मानूंगा क्यों? मैं तो मानूंगा कि ये मेरा हक है, उठा के ले आया, सही किया। तो कोई एक मान्यता है जो कह रही है सही, तो ये जो मान्यता है आदर्शवादी विधि से कुछ मान्यता है सही की, भौतिकवादी विधि से कुछ मान्यता है सही की, जो पूर्णतः सही नहीं है। उसमें से बहुत सारा भाग सही है। अब हमको क्या करना है? सहअस्तित्ववादी विधि से सही को पहले पहचानना है कि ये सही है कि ये सही है। तो जब हम सही को पहचान लेंगे, ऑटोमेटिक हमको अपने पूरे विचार दिखेंगे कि ये गलत है। उसके बाद मुझे खुद खराब लगता है कि इसको मैं कैसे छोड़ूं, है ना। करते भी रहता हूं मजबूरीवश, है ना, शारीरिक बाध्यतावश, वातावरण की बाध्यतावश गलती कर देता हूं, और उसके बाद फिर पछताते रहता हूं। तो ये पछतावा नहीं होगा क्या? पछतावा होगा, और पछतावा अच्छी चीज है ना। गलती किए हैं और पछतावा नहीं हो, ये कैसे होगा? मतलब किसी का गला काट लिए और हम हंस रहे हैं, खुश हैं, ये होने से विकास जागृति कैसे होगी भाई, है ना। तो गलती होने से पछतावा होता है, ये अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात है गलती हो ही ना, सही करें। तो अब मन में चले आते हैं, कम से कम बोलने को तो रहेगा कि हम मन को टच कर लिए थे। ये सब चीजें भैया खत्म नहीं होती है, शुरू होती है बस, है ना। खत्म होगा अनुभव में जाके, है ना, प्रमाण में जाके। तो पेज 40 में फिर से जब पुराने पूरे आचरणों को देखेंगे, तो इसमें चयन नाम से 32 हैं और आस्वादन नाम से 32 हैं। ठीक है, तो गुरु एक आस्वादन है, एक आस्वादन का नाम गुरु है, एक आस्वादन का नाम भाई है, एक आस्वादन का नाम बहन है, एक आस्वादन का नाम माता है, पिता है, पति या पत्नी है, ऐसे करके ये एक एक प्रकार के आस्वादन है। अब देखिए, भ्रमित स्थिति में आस्वादन रुचि मूलक प्रमुख है, और मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आना है, या कभी कभी है। ये जो कभी कभी है वो यहीं पर ये सब मिलेगा। तो माता है या भाई है या बहन है या गुरु है या शिष्य है या साथी है, या ये सब चीजें आस्वादन के नाम हुए। तो आस्वादन क्या हुआ? जैसे मैं सामने किसी व्यक्ति को देखता हूं, तो वो व्यक्ति का अब आंख, कान, नाक, रंग ये सब कम दिखता है मुझे। कम दिखता है क्या मतलब है? उसका वैल्यू कम है मेरे लिए, उसके साथ मेरा क्या संबंध है वो प्रमुख हो गया, और उस संबंध का मैं आस्वादन कर रहा हूं, है ना। ऐसा हो गया। ये आस्वादन कहां से आ रहा है? जो अनुभव, या अनुभव नहीं हुआ है तो प्रतीति, प्रतीति नहीं हुआ है तो आभास, उस स्तर में जो भी हुआ है उसके आधार पर मन में जो स्वीकृति है उसका नाम संबंध है। तो जैसे मेरा संबंध का आभास हो गया है, मान लीजिए, संबंध भले ही मुझे प्रतीति नहीं हुई है, मान लीजिए, आभास माने वृत्ति और चित्त के बीच में चीजें हो गई। संबंध क्या है, उसकी अलग अलग कैटेगरी क्या है, मैं तार्किक रूप से इसको पहचान समझ गया हूं, और इसको समझ के जब किसी एक व्यक्ति पर ध्यान देता हूं
तो अब वो समझ जो है कोई संबंध के रूप में प्रकट होता है। तो पहले मैं 7 संबंध को पहचानता हूं, 7 संबंध में 10 कैटेगरी को पहचानता हूं, मेरे साथ ये है। उस 10 में से अब एक व्यक्ति को एक चीज स्वीकारता हूं। तो वृत्ति और चित्त के स्तर पर जो भी हुआ वो जब मन में आता है तो कोई ना कोई संबंध बन के आता है, उसका आस्वादन करता हूं। संबंध बन गया तो अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि आस्वादन में ममता उन्होंने दिया हुआ है और नीचे माता भी दिया हुआ है अलग से, तो माता में ममता ऑलरेडी नहीं होगा? हाँ, होगा। तो फिर अलग अलग यहाँ बहुत ज्यादा, सबसे अधिक ओवरलैपिंग ये वाला भाग है मन। वृत्ति में थोड़ा सा कम, चित्त में थोड़ा सा कम। तो ये एक चीज अपने आप में बिल्कुल अलग मिलेगा ऐसा नहीं है, हर चीज यहाँ ओवरलैपिंग मिलेंगे। मन में मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज ऐसा होगा जो ओवरलैपिंग नहीं होगा। जैसे पहला वाला ले लेते हैं भक्ति, है ना, अभी उसमें आते हैं। पहले थोड़ा सा ये वाला भाग हो जाए तो आस्वादन हम किस चीज का कर रहे हैं? अनुभव मूलक में तो अनुभव के आधार पर बोध, बोध के आधार पर चिंतन चित्रण, चिंतन चित्रण के आधार पर तुलन विश्लेषण। ये तुलन विश्लेषण जो हुआ वो फिर मन में आता है। मन में आता है नहीं है, मन स्वीकारता है, क्योंकि ये प्रत्यावर्तन है। ये जो तुलन विश्लेषण हुआ वो विश्लेषण को मन ने स्वीकार कर लिया, मन उससे तदाकार हो गया। मन जो तदाकार हुआ अब उसको देखेंगे इतने प्रकार से तदाकार होगा। मतलब जो ऊपर वाली जो है, जितने ऊपर है, जैसे वृत्ति में जितने भी, अब वो मन में आए, मन ने इनको स्वीकार किया। अब ये मन जो है अब इतने प्रकार से प्रकट होगा। हाँ, ये जो स्वीकार किया ये इतने प्रकार से प्रकट होगा। उन्होंने जो ऊपर में है वो 18 प्रकार से व्यक्त हो रहा था, ये यहां पर आके 36 हो गए, 32 हो गए। 32 तो फाइनली दिखेगा ये हमें फाइनली दिखेगा इसी रूप में। हमें तो दिखेगा कि पेन उठाया, झाड़ू उठाया, डस्टर निकाल लिया, है ना, यही दिखेगा। इसको हम जोड़ के देखते हैं कि ये क्यों पेन उठाया, क्यों झाड़ू लगाया, ये फिर हमारे में जुड़ेगा। जैसे आप मेरे को देखेंगे झाड़ू लगा रहा है ना, या ये पेन उठाया, या खाना खा रहा है, जो भी आप देखेंगे वो आप में जुड़ेगा किस ढंग से। तो दिखने में यही दिखेगा कि छोटी छोटी क्रियाएं, हाथ उठाया, पैर उठाया, ये उठाया, वो सब दिखेगा। लेकिन इसको हम जोड़ेंगे अपने अंदर, है ना, क्योंकि इतना ही होता है ना भाई। ये दिखता है क्या? तन्मयता दिखता है, उदारता दिखता है? नहीं दिखता। उदारता में यही दिखता है कि किसी को खाना दे दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, वो देते हुए दिखेगा, ले भाई खाना, ले भाई कपड़ा। इसको जोड़ते हैं हम बार बार करके, बहुत सारे सेट होने के बाद जोड़ते हैं, नहीं भैया ये उदार है, अच्छा खुद भी नहीं खाया, खिला दिया, ऐसा भी कभी दिख जाता है ना। तो ऐसे जब बहुत सारे हमारे पास इंफॉर्मेशन आते हैं तो एक व्यक्ति का फिर मूल्यांकन हो जाता है कि नहीं भाई ये ऐसा कर रहा है, ये उदार। ये जो क्रियाएं हैं बाहर, जैसे आपने झाड़ू लगाया, पेन उठाया, तो ये क्रिया के साथ जो आचरण जुड़ेंगे मन के, वो मल्टीपल होंगे ना, मतलब एक भी हो सकता है, संयुक्त भी हो सकते हैं, और उसका कॉम्बिनेशन भी होगा। वही ये सब इसी को ओवरलैपिंग कह रहा हूं मैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो मैं झाड़ू लगाते, जब मैं झाड़ू लगा रहा हूं तो कोई आदमी देखेगा तो दिखेगा कि झाड़ू उसके हाथ में है और वो हिला रहा है ना। कोई सोच सकता है कि यहाँ का वो स्वीपर है, चपरासी है, चौकीदार है, जिसको मालिक है, जिसको जो सोचना है। उस समय मेरे मन में क्या आ रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं? तो मुझे लगता है कि घर की सफाई करना है, काम है, ऐसा करके मैं करता हूं। तो मेरे जीवन के स्तर पर भी कुछ चल रहा है। देखने वाला जब मेरे से तदाकार होता है तो मेरे जीवन में जो चलता है वो उसके जीवन में पहुंच जाता है। या दूसरा कोई करता है तो मुझे तो बहुत छोटी छोटी क्रियाएं दिखती है, लेकिन जब मैं तदाकार होता हूं तो उसके वृत्ति को, चित्त को, बुद्धि को मैं पहचानने लगता हूं। ये कम्युनिकेशन है। जैसे हम बोल रहे हैं अ आ ई, फ्रेंच जानने वाला नहीं समझेगा इसको, है ना, तेलुगु जानने वाला नहीं समझेगा, हिंदी जानने वाला क्यों समझ रहा है? फिर वो मेरी कल्पना से तदाकार हो पा रहा है। मेरी कल्पना से तदाकार हो रहा है तो उनके जीवन में वही कल्पना आ जा रही है। तो सेम है, इन क्रियाओं को देखते हुए कोई भी व्यक्ति में वो कल्पना होने लगती है जो करने वाले में होती है। तो कई बार ऐसा भी तो होता है कि एक्शन से तो कुछ और
होगी, अंदर कुछ और ही चल रहा है, वो तो सेम चीज भी नहीं है, तो वो सेम चीज जाएगी भी नहीं। हाँ, एक एक्शन से कुछ दिख रहा है, दूसरे से कुछ दिख रहा है, तीसरे से कुछ दिख रहा है, उनको जब जोड़ेंगे तो वो दिख जाता है। मतलब एक से नहीं दिखता है, लेकिन जब एक साथ बहुत सारी चीजों को रख के जोड़ते हैं, वो भी एक दिन में नहीं जोड़ते। हम 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के एक आदमी के आचरण को देखते हैं, तब दिखता है वो, है ना। वैसे ही करते हैं भाई। जैसे हमने वृत्ति में विश्लेषण किया, विश्लेषण जो है वो 18 प्रकार से हो। जब यही विश्लेषण जो है वो मन में आया, मन ने स्वीकार किया होगा ना इसको। हाँ, मन में। तो जब ये मन में स्वीकार किया तो ये प्रत्यावर्तन के रूप में आया। हाँ। यही मैं समझा हूँ। ये फिर प्रत्यावर्तन का जो परावर्तन आएगा, ये फिर शरीर के से प्रकट होगा। हाँ, जी। यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। इसमें एक चीज और मैं कह रहा था कि जो एक्शन किया और एक्शन के पीछे जो क्यों है, वो सारा ये आस्वादन है। हाँ, हम बोलचाल में कहते हैं ना, कह तो ऐसे रहे लेकिन भाव पहुंच गया, अंदर कुछ और है, तो अनुमान लग जाता है। हाँ, तो वो अनुमान भी लगता है चीज से नहीं। ऐसे कई, जैसे कोई आदमी कभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई घर में मेहमान आता है वो काम शुरू कर देता है तो दिखता है कि भाई ये अब ये दिखाने के लिए कर रहा है। ये सब लोग देख ले रहे हैं, मतलब जो साथ में जीते हैं उनको पता है, और किसी भी घर में जाके देखिए उस घर वाले को पता है। नहीं तो क्यों है ये? अब एक घटना से पहचानना संभव नहीं होता, ऐसी बहुत सारी घटना के साथ हम पहचानना शुरू करते हैं। और 1-2 दिन का नहीं है, ये महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी के अंदर की श्रेष्ठता दिखती है तब गौरव होता है। 10 साल के बाद पता चलता है कि ये आदमी इस भाव से काम कर रहा था, भैया इसको तो मैं ऐसा नहीं समझ पाया था, तब गौरव होता है। वो 10 साल हमारे साथ रहा, हमको पता ही नहीं चला। ये भी सही मिलेगा तो गलती पता चलेगी, जब तक सही नहीं मिलता है ना, तो प्रबंधन को पहचानना ही है, पहचानना ही है। और पहचानने के लिए पात्रता चाहिए। ये स्वधन है, ये सही है, तो फिर प्रबंधन पता चलेगा। नहीं तो प्रबंधन को ही सही मान के फिर वो सोचता रहेगा, वो सही पहचानेगा। तो ये कहां से मिलेगा? ये जो शुद्ध एक चीज चाहिए, सही एक चीज चाहिए, वो इसीलिए सही को समझो, सही के साथ तदाकार होने की कोशिश करो, तो गलत अपने आप समझ में आ जाए। अभी जो परंपरागत मेथड है ये गलत है, और गलत को सोचो और छोड़ दो। गलत को सोचोगे तो गलत में तो फंसेंगे ना भाई, दिन भर तो उसी विचार में है। होता है, गलत वाले पर बात करेंगे तो मुश्किल होगा बात करना, है ना। हम सही वाले पर थोड़ा फोकस कर लेंगे तो कोई चीज कर रहा है कोई, वो बड़ा वैल्यू है, वो कुछ देर के बाद पता चला, ये होता है। पर क्रियाओं के रूप में बड़ी छोटी छोटी क्रियाएं हैं उसको। यदि आप वैसे क्रियाओं में देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी, जैसे हम बाबा जी को देखे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी क्रियाएं। कोई आया तो कैसे, जैसे उन्होंने खाना नहीं खाया, वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि भाई वो 2 घंटे बाद आएगा, मेरे को भूख लगी तब तक कुछ दे दो, एक भी बार मैंने नहीं देखा। मतलब जैसे 12 बजे खाना खाने का समय है, कोई गेस्ट आते आते 3 बज गया, उस समय तक भूख लग जाती होगी, तो कभी मैंने नहीं देखा कि भैया कुछ दे दो, वो आने वाले हैं तब तक मैं खाऊंगा। तो वो सहन करना है। अब लगता है कि इसको मैं कैसे छोड़ूं, है ना। करते भी रहता हूं मजबूरीवश, है ना, शारीरिक बाध्यतावश, परंपरा वातावरण की बाध्यतावश गलती कर देता हूं, वही ना। तो उसी को सहन क्रिया है, इसी का नाम है सहन करना, कि उन्होंने अपने शरीर पर चीजों को झेला। अब वो क्यों झेला पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, है ना। ये भी पूछ सकते थे। वही मैंने बताया ना कि मेरे जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे खराब लगा कि उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, मुझे खराब लगा। अब उनको नहीं लगा, लेकिन मैं पूछा नहीं आपने क्यों नहीं खाया, भाई आपको तो खा लेना। पर उससे अच्छी बात है गलती हुई ना, सही कर। हाँ, तो अब मन में चले आते हैं, कम से कम बोलने को तो रहेगा कि हम मन को टच कर लिए, मन को छू लिए। वही आप पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, वो जो पुत्र वाला जो आस्वादन है वो साथ में चल रहा है ना। तो पुत्र का आस्वादन हो रहा है, पानी का तो हो ही रहा है ना, प्रमाण में जैसे।
नहीं, ये जो देख रहे हैं पुत्र देख रहे हैं। तो पेज 40 में फिर से जब पुराने पूरे आचरणों को देखेंगे, माँ है, जब बेटे ने पानी दिया, उदाहरण बेटे ने पानी दिया ना, तो अब वो बेटे को देख रहे हैं, उन्होंने दिया तो पुत्र का आस्वादन हुआ। 32 तो पोषण ठीक है, तो गुरु एक आस्वादन है। हाँ, कि भाई ये पोषण सीख रहा है, इतना समझ में आ गया, इसमें संवेदना आ गई है, ये भी समझ में आ रहा है, तो एक साथ 3-4 चीजें हैं, है ना। बच्चे में संवेदना है, ये समझ में आ गया, बच्चा पोषण सीख गया, ये भी समझ में आ गया, पुत्र है, पुत्र का मतलब ही है कि इनको स्वीकार करना, नैतिकता को स्वीकार करने वाले का नाम पुत्र है। अब देखिए, भ्रमित स्थिति में आस्वादन रुचि मूलक प्रमुख है और मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक। नहीं तो आप मजे नहीं कर रहे क्या? ये जो कभी कभी है वो यहीं पर ये सब मिलेगा। तो माता है या भाई है या बहन है या गुरु है या शिष्य है या साथी है या ये सब चीजें आस्वादन के नाम हैं। तो आस्वादन क्या हुआ, जैसे मैं सामने किसी व्यक्ति को देखता हूं तो वो व्यक्ति का अब आंख, कान, नाक, रंग ये सब कम दिखता है मुझे। कम दिखता है का मतलब है उसका वैल्यू कम है मेरे लिए, उसके साथ मेरा क्या संबंध है वो प्रमुख हो गया और उस संबंध का मैं आस्वादन कर रहा हूं, ऐसा हो गया। ये आस्वादन कहां से आ रहा है? जो अनुभव या अनुभव नहीं हुआ तो प्रतीति नहीं हुआ है तो आभास, उस स्तर में जो भी हुआ है कैसे पता चलेगा? उसके आधार पर मन में जो स्वीकृति है उसका नाम संबंध। जो जितना है वहां तक देख सकता है या उससे थोड़ा सा ऊपर तक देख सकता है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं दिखता है। तो इसीलिए दिव्य मानव के बाजू में यदि राक्षस बैठा है तो उसको बहुत हल्की झलक मिलती है कि हाँ अच्छा आदमी है, बस वो दिव्य मानव है, बताना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। और इसको समझ के जब किसी एक व्यक्ति पर ध्यान देता हूं तो अब वो समझ जो है कोई संबंध के रूप में प्रकट होता है। तो पहले मैं 7 संबंध को पहचानता हूं, 7 संबंध में 10 कैटेगरी को पहचानता हूं, मेरे साथ ये है। उस 10 में से अब एक व्यक्ति को एक चीज स्वीकार, तो वृत्ति और चित्त के स्तर पर जो भी हुआ वो जब मन में आता है तो कोई ना कोई संबंध बन के आता है, उसका आस्वादन करना। संबंध बन गया तो अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। पूछना चाह रहा था जैसे कि आस्वादन में ममता दिया हुआ और नीचे माता भी दिया हुआ अलग से, तो माता में ममता ऑलरेडी नहीं हुआ है, होगा फिर अलग अलग यहाँ बहुत ज्यादा, सबसे अधिक ओवरलैपिंग ये वाला भाग है मन, वृत्ति में थोड़ा सा कम, चित्त में थोड़ा सा कम। तो ये एक चीज अपने आप में बिल्कुल अलग मिलेगा ऐसा नहीं, हर चीज यहाँ ओवरलैपिंग मिलेगी। मन में मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज ऐसा होगा जो ओवरलैपिंग नहीं होगा। जैसे पहला वाला ले लेते हैं भक्ति, है ना, अभी उसमें आते हैं, पहले थोड़ा सा ये वाला भाग हो जाए। तो आस्वादन हम किस चीज का कर रहे हैं? अनुभव मूलक में तो अनुभव के आधार पर बोध के आधार पर चिंतन। एक तो उत्तर वही है जो आप दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं, जागृत देखना चाहते हैं। दूसरा उत्तर ये भी है, अपने से आगे देखना चाहते हैं, मतलब वो भी एक है, वो ज्यादा दबाव होता है। मतलब दोनों चीजें दबाव है, हम जहां हैं उससे आगे देखना चाहते हैं, वो भी दबाव है ना। और उस समय और ज्यादा दबाव है जब हम नहीं चाहते और वो वाली चीज के लिए बोलते हैं, तो दबाव तो लगता ही। अब वो मन में आए, मन ने इनको स्वीकार किया। अब ये मन जो है अब इतने प्रकार से प्रकट होगा। हाँ, ये वो तो भैया हर व्यक्ति का स्टाइल है, आपको धीरे से समझना होगा। जैसे बाबा, जैसे उन्होंने मुझे कोई काम बोला, ये चिट्ठी लिख देना, हाँ ठीक है। अब लिखा नहीं, चिट्ठी लिख दिए, बाबा जी लिख दूंगा आज मैं, अभी लिख नहीं पाया। आधे घंटे बाद फिर पूछे, चिट्ठी लिख दिए, फिर आधे घंटे बाद फिर पूछे तो है वही, है ना, यही दिखेगा।
इसको हम जोड़ के देखते हैं कि ये क्यों पेन उठाया, क्यों झाड़ू लगाया, ये फिर हमारे में जुड़ेगा। जैसे आप मेरे को देखेंगे झाड़ू लगा रहा है ना, या ये पेन उठाया, या खाना खा रहा है, जो भी आप देखेंगे वो आप में जुड़ेगा किस ढंग से। तो दिखने में यही दिखेगा कि छोटी छोटी क्रियाएं, हाथ उठाया, पैर उठाया। नहीं, देखना नहीं चाहेंगे तो कहां से प्रमाण, वो तो उतना ही दिखेगा ना कि झाड़ू लगा रहा है, खाना पका रहा है, खाना खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, इतना ही दिखेगा। और दिखेगा क्या, मोटे में इतना ही दिखेगा, भाई इतना लंबा चौड़ा है, ऐसे कपड़े पहनता है ना, ये खाता है, दिन भर बैठे रहता है लोगों के साथ। और क्या दिखेगा बताइए ना। वो नहीं दिखता है। क्या बोल रहे हैं उसका फिर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बाबा जी के साथ हम लोगों का जो सबसे बड़ा जो आकर्षण हुआ, हम लोगों की पीढ़ी का, उसमें उन्होंने जो नए तर्क दिए, नए वस्तु को और इशारा किया, वो प्रधान भाग है। उनका आचरण प्रधान भाग नहीं है अधिकतर लोगों के लिए। कुछ लोग जो उनके साथ रहे उनके लिए रहा, कुछ लोग जो साथ नहीं रहे उनमें भी रहा आचरण। मैं ऐसा मानता था कि बाबा जी की स्मरण शक्ति कमजोर है जब मैं बाबा जी से मिला। देखिए, अपना एक दृष्टिकोण होता है और मेरा ज्यादा है ऐसा मानता था, ठीक है। तो एक बार एक व्यक्ति मिले, वो किसी को बाबा जी का परिचय दे रहे थे। परिचय देते समय उन्होंने बोला कि इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र है। वो कब कहीं गए हैं, कहां पर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कौन सा कपड़ा पहना है, क्या खाया है, ये सब एक एक चीज डिटेल बताते। हम जब पहली बार उनसे मिले तो ये उन्होंने बता दिया कि क्या क्या। तो पहली बार मेरा ध्यान गया कि मैं इसको स्मरण शक्ति मानता ही नहीं था। मैं तो गणित के जो चीजें याद रखने वाले को स्मरण शक्ति मानता था, बाकी चीज को मैं स्मरण शक्ति मानता ही नहीं था। तो स्मरण शक्ति को लेकर मेरा अपना एक छोटा दृष्टिकोण था। उस व्यक्ति से मिलने के बाद मुझे पता चला कि ये भी एरिया है स्मरण शक्ति का। वो व्यक्ति ने जैसा बाबा जी का परिचय किसी को कराया, अपने किसी मित्र को बुला के। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि बाबा जी की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन मुझे दिखता नहीं। एक आदमी ने दिखाया तो मुझे दिखा। तो ये घटनाएं व्यवहार क्रम में ना हम किसी को पहचान पाते हैं, है ना। वो व्यवहारिकता में कुछ चीजें तो वैसे ही पहचान में आई। फिर मेरा ध्यान भी जाने लगा, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। फिर उसके जो भी बोलते थे उसकी बहुत बारीकी मैं सुनता था, बाद में पूछता भी था कि ऐसा क्यों था, वैसा क्यों था। तो वो सब चीजों से और ज्यादा व्यक्तित्व के पहलू खुले। लेकिन एक व्यक्ति जो कभी कभी मिलते थे, उन्होंने बाबा जी की इतनी बारीकी को देखा, मुझे नहीं दिखता था, मैं साथ में रहता था। तो वो आदमी उसमें तेज है ना हमसे। तो देखना हमारा एक भाग है बहुत बड़ा, उनमें क्या है वो पता नहीं है हमको। जैसे बाबा जी के बारे में बताते हैं कि बाबा जी आईआईटी कैसे गए। तो बाबा जी के एक भतीजे हैं मूर्ति साहब करके, वो यहाँ पर दुर्ग पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। और उन्होंने ही बाबा जी को खोजा। खोजा का मतलब किसी व्यक्ति ने बताया कि मित्र ने कि अमरकंटक में मैंने एक साधु को देखा है और आप अपने चाचा के बारे में जैसा बोलते हो वैसे ही हैं। बाबा जी तो घर को छोड़कर चले आ गए थे बिना बोले कि जा रहा हूं बोले और चले गए। लोगों को पता नहीं था कि कहां चले गए। तो फिर ये मिलने गए थे उनके भतीजे मूर्ति साहब और फिर बाबा जी को पहचाना। तो उनकी फिर बातचीत होती रही। तो दुर्ग पॉलिटेक्निक में कोई एक प्रोग्राम में बाबा जी को उन्होंने बुलाया था। उस समय आईआईटी दिल्ली से कुछ लोग आए थे। उनको ये लगा कि बाबा जी कुछ नया बोल रहे हैं और बाबा जी को कोई योग का कोई बात है, तो योगा क्लब में उनको बुलाया बाबा जी को दिल्ली में। वहां बाबा जी गए और बाबा जी बोले मुझे समाधि हुई है, और वो कॉफी पी रहे हैं। मतलब लोगों को बहुत ही तकलीफ हुई, है ना। और मच्छर ऐसे आया तो मच्छर को मार दिए। अब हिंसा भी कर रहे हैं, है ना।
मतलब बहुत ही उल्टा है ना, लोगों को बहुत ही भारी, भाई कॉफी पीते हैं और मच्छर मारते हैं, वो ये कहाँ से योगी और ये वो, है ना। तो ऐसा एक दो बार आना जाना हुआ। तो गौर साहब की पत्नी ने एक बार ध्यान दिलाया कि किसी बात पर, गौर साहब तो अब नहीं रहे, कुछ दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ, उन्होंने याद दिलाया कि आप कुछ भी पूछो उसका वो जवाब देते हैं, भले ही आप उसको नहीं सुनते हो, लेकिन ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये जो घटना है, ये जो बात है, लोगों को एकदम से चुप गई कि हाँ भाई बात तो है, बोलते तो है, ये करना। तो भी लोगों का ध्यान नहीं गया। जब 89 में जब वो जो एक आरक्षण लागू हुआ वीपी सिंह के समय में, मंडल कमीशन वाला, उस समय बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड किया, आग जलाया, कुछ किया। उससे सत्य जी बहुत व्यथित हुए और उनको ऐसे लगने लगा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं वो सामाजिक न्याय की ही बात तो कर रहे हैं। तो उस घटना में उनको क्लिक हुआ, फिर उन्होंने चिट्ठी लिखा कि अब मेरा आपसे मिलके सुनने का मन है। तो उसके बाद उनके मन में आया, जब सत्य जी सुनने लगे तो सत्य जी को लोग बहुत विद्वान और संयमी आदमी मानते थे। तब लोगों का ध्यान लगा कि नहीं, ये कोई जरूर बड़ी चीज है। तो लोग बोलते थे आप समझ लो, हम आपसे समझ लेंगे। डायरेक्ट उनसे, बाबा जी से समझने के लिए फिर भी लोगों की हिम्मत नहीं होती थी। अब सत्य जी ने जब ध्यान दे दिया तो एक तहलका मचा कि भाई ऐसा कौन है जो इनकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया। तो इस ढंग से बहुत थोड़ा सा अंश मिसेस गॉड ने देखा, उन्होंने बोला, सत्य जी ने देख लिया तो और ज्यादा बड़े लोगों को दिख गया। इस क्रम में लोग पहचान रहे हैं। तो घटना ऐसे ही है। मैं तो पूरे घटना के समय एक प्रकार से उसको मैं बहुत करीब से देखा हूं, उधर खूब आना जाना रहा। सत्य जी IIT दिल्ली में प्रोफेसर थे प्लाज्मा फिजिक्स के, और उनकी पत्नी भी वहीं पर प्रोफेसर थी। उनका एक बेटा है हर्ष, अभी वो दिल्ली में ही रहता है। हमारे उनके भाई के अच्छे मित्र हैं, मिलते जुलते रहते हैं ये लोग। तो इस ढंग से किसी को कोई पहचानता है और ये समय लेता है। एक दिन में ये समझ में नहीं आता है, ये काफी समय लेता है एक व्यक्ति को पहचानने में। कॉफी पी रहे हैं बता रहा हूं ना, और मच्छर मार रहे हैं। उनको यह स्वीकार करना बहुत ही भारी था कि ऐसा व्यक्ति समाधि हुआ होगा, योगी होगा। ये सब तो अनुभव के बाद ही हुआ ना। हाँ, वो तो अनुभव के बाद भी कॉफी पीते थे। कॉफी में पीते थे, मच्छर मक्खी भी या अनुभव के बाद भी उन्होंने इस तरह का जीवन जिया, मतलब सब। तो जब तक कोई बोले नहीं तब तक नहीं पता चलता है, और बोलने के बाद भी कई लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो देखने का ये अपना एक ढंग होता है, उसी से हमको आगे चीजें दिखती है। हमारे देखने का ढंग बड़ा हो जाए, दृष्टिकोण बड़ा हो जाए, दृष्टिपात बड़ा हो जाए, ये है गौरव, है ना। ये बड़ी घटना है, इतना जल्दी बढ़ता नहीं है। मैं जितना देखता हूं उतने में ही रहता हूं, उतने से पूरी दुनिया को देखते रहता हूं। कूप मंडूक वाली एक कहानी है ना फेमस। एक कुएं के एक मेंढक के पास एक समुद्र का मेंढक आके गिर गया। तो दोनों में बातचीत हुई। तो पूछा कुएं वाले ने, कहां से आया? बोले समुद्र से आया हूं। समुद्र कैसा होता है? बोले पानी होता है। कितना? बहुत पानी होता है। वो कूदा, यहाँ से इतना पानी होता है? बोले ज्यादा होता है इससे। और कूदा, इतना होता है? बोले और ज्यादा होता है। कुएं जितना होता है? बोले इससे भी ज्यादा होता है। बोले बट ऐसा कुछ होता है क्या? झूठ बोल रहे थे। तो उसका लिमिट उतना ही है। अब क्या करेगा? अब समुद्र वाला बेचारा क्या करेगा बताइए? वो कैसे बताएगा कि मैं समुद्र से आया हूं? तो ये इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी का एक स्लोगन है, कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। तो जागृति के पहले हम सभी कूप मंडूक ही हैं, और संयोग से कोई जो बड़ा किसी का महिमा दिख जाता है और उससे फिर हम थोड़े दिन तक कूदते रहते हैं, और उससे आगे वाला भी देखने की हमारी पात्रता बने उसके लिए भी नहीं सोचते। बता ना कि मैं बाबा जी के साथ रहता था
रहने आ गया था, 2 साल 3 साल के बाद किसी ने बाबा जी की स्मरण शक्ति बताई तो मेरा ध्यान गया। तो ये सब चीजें एकदम से या बहुत जल्दी आ जाएगा ऐसा भी नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं आया। तो वैसे तो देखें कि तुम्हें दूसरा नहीं दिख रहा होता, अपनी सोच का स्तर दिख रहा होता। हाँ, बस वही तो वही होता है कि कभी अपना सोच टूट जाता है, अपना सोच कभी टूट जाता है, उससे बड़ा कुछ फ्रेम है ऐसा दिख जाता है। तो यही है गौरव, मतलब कोई व्यक्ति कारण बनता है जहां हमारा दृष्टिकोण या दृष्टिपाठ जो है बड़ा हो जाता है, उसके लिए फिर हमारे मन में हमेशा आदर का भाव होता है। नहीं नहीं, वहां सीखा मैंने, वहां मैंने देखा, और ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। भैया उसमें यही बात आती है अपनी दृष्टि विकसित करने का कि हम श्रेष्ठता पहचान सकें दूसरे में, वही श्रेष्ठता का सम्मान होने लगता है। योग संयोग में ही वो होता है, सामने आते हैं तो दिखता है, नहीं तो फिर हम पुराने जो कहानी कविताएं पढ़े हैं उससे हम एक चीज गढ़ लेते हैं और उससे हम एक अनुमान बनाते रहते हैं ऐसा होंगे, और वैसा होता नहीं है ना। अनुमान बनाने के लिए हमारे पास कहानियां खूब पड़ी है, आदर्शवादी कहानियां भरपूर भरी पड़ी है। तो भक्ति और तन्मयता पहली क्रिया है। भजन और सेवा की संयुक्त अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन क्रियाकलाप को भक्ति के नाम से जाना जाता है। भजन का तात्पर्य भय से मुक्त होने के क्रियाकलाप से है। इसका सकारात्मक स्वरूप विश्वासपूर्ण विधि से कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत कारित, अनुमोदित प्रणालियों से किया गया क्रियाकलाप। तो वृत्ति में चयन, वृत्ति में तुलन और विश्लेषण पूर्वक जो भी चीजें तय हुई उसमें से वो भाग को पहचान लेना, उस भाग में तदाकार हो जाना मन का, जो भय से मुक्त होने वाले क्रियाकलाप के लिए जरूरी है। तो दूसरों का भय दूर हो इस प्रकार के चीजों को स्वीकारते हैं, इसका नाम है भजन। सेवा का अर्थ है सेवन करना। देखिए, आवश्यकता, उपकार, कर्तव्य, दायित्व प्रणालियों से किया गया कार्यकलाप, इसमें सेवनीय वस्तु विश्वास और सभी मूल्यों के साथ परावर्तित रहता है। अभी हम लोग कहते हैं कि सेवा किया माने किसी का पैर दबाया, पानी पिया, पिलाया, खाना खिलाया। यहां उल्टा कह रहे हैं, उस व्यक्ति में जो मूल्य है उसका सेवन किया हमने। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को पानी पिलाया, उस व्यक्ति में जो मूल्य है, विश्वास, सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, जो भी श्रेष्ठता मूल्य, उसको मैंने सेवन किया, उससे मैं तदाकार हुआ, ये मेरे को तृप्ति हुई, इसका नाम सेवा है। देखिए ना, सेवनीय वस्तु विश्वास और सभी मूल्यों के साथ परावर्तित रहता है। दायित्व और कर्तव्य ऐसा है कि मुझे जो करना चाहिए उसको कर्तव्य कह रहे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, ये कर्तव्य कहेंगे। लेकिन कई बार मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके लिए टीचर आ जाएं, वो सुनिश्चित करता हूं, शिक्षा का सिस्टम सेट करता हूं, उसको दायित्व बोलेंगे। एक करना और एक में जिम्मेदारी को ले लेना। तो दायित्व कर्तव्य दोनों होते हैं। कई बार दायित्व प्रधान हो जाता है, कई बार कर्तव्य प्रधान। इस ढंग से जिम्मेदारियों को हम बांट लेते हैं। ये किसी आयु तक नहीं रहता? आयु
बड़ी आयु होती जाती है तो दायित्व तो बढ़ता जाता है, कर्तव्य कम होते जाता है। अब इसको कैसे निश्चित करेंगे कि ये कर्तव्य नहीं करना, जैसे कि बौद्धिक क्षमता बढ़ाने को लेकर के है। बौद्धिक नहीं, बौद्धिक क्षमता बढ़ाना दायित्व और कर्तव्य नहीं है। दायित्व और कर्तव्य परस्परता में, जैसे परस्परता में कुछ मुझे काम करना है तो कुछ काम हाथ से करना है तो उसको बोलेंगे कर्तव्य, लेकिन कुछ काम मेरे हाथ से करने के बिना भी हो जाएगा, उसको कह रहे हैं दायित्व। तो पहले कर्तव्य किया जाता है, बाद में उसको कराया जाता है। तो पहले कर्तव्य होता है, उसके बाद दायित्व होता है। दायित्व पहले नहीं होगा, पहले कर्तव्य ही होगा। जैसे साथी सहयोगी संबंध में पहला सहयोगी है, बाद में वो साथी बनेगा। पहले शिष्य है, बाद में वो गुरु बनेगा। पहले पुत्र है, बाद में वो पिता बनेगा। तो हर क्रम में पहले कर्तव्यों को करेगा, उसके बाद वो दायित्वों को निभाएगा। तो उपकार को लेकर के बच्चे को लेकर के भी जैसे उसमें समझने और समझाने का ही प्रोग्राम है ना, उपकार विधि में। तो उसकी क्या लिमिट है एज की? जैसे भाई बच्चा तो समझाएगा नहीं ना। नहीं, जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता है और पुत्र की आयु होगी 30 वर्ष या 25 वर्ष या 22 वर्ष, एडल्ट मतलब कि मैच्योर हो गए, तो उस समय ये करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर आपका बच्चा आपको सिखा सकता है ना, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन दायित्व जो संबंधों का आपने इतने वर्षों तक निर्वाह किया है, उसके कारण एक संरक्षक ऑटोमेटिक है उनको, तो वो तो आप ही दे पा रहे हैं ना, वो आपको नहीं दे पाएगा। मैं उपकार की बात कर रहा हूँ। उपकार मतलब कि उस जीवन को लेकर के बात, पूर्णता को लेकर के बात हो रही है। मतलब पूर्ण व्यक्ति उपकार करें कैसे? हाँ, नहीं पूर्ण मतलब कि जिस जो लेवल है, वृत्ति के लेवल पे हो या चित्त के लेवल पे है या बुद्धि के लेवल पे है, जहाँ कहीं भी स्थिति है, उस स्थिति तक पहुँचाने के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उपकार पिता और पुत्र के बीच में? नहीं, करना ही चाहिए, करते ही हैं। जो अधिक विकसित है उनका आचरण हमेशा वैसे ही है कि जो अपने करने वाला है वो करते हैं, जो दूसरे को समझाने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, वो देते रहते हैं। वो चाहे स्वीकारे वो नहीं स्वीकारे। कई बार उस व्यक्ति को दबाव भी लगेगा, जैसे बताया मैंने चिट्ठी वाला, लिख दिया चिट्ठी, ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर पूछते हैं चिट्ठी लिख दिया, तो ये है। तो वो दबाव भी हो सकता है। मेरे को आपका प्रश्न बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे पिता पुत्र के बीच में एक चीज ये समझते हैं कि जनरल पब्लिक भ्रमित अवस्था के अंदर ये सोचते हैं मोह है, और जो अजागृत है वो भी यही सोचता है कि मोह है, और वो उसका लेवल अगर ऊपर है, वृत्ति से ऊपर है या चित्त में है या बुद्धि में कहीं है, और वो चाहता है कि ये पूर्णता वास्तविकता ये है, यथार्थता ये है, मौलिकता ये है, और ये मूल्य है और इनके अंदर में जीना चाहिए। तो उस चीज को समझने और समझाने की प्रक्रिया कैसे जारी होनी चाहिए? मतलब आपका प्रश्न यह है कि पुत्र पिता से अधिक विकसित है या पिता पुत्र से अधिक विकसित है? दो कंडीशन बना लेते हैं ना अभी। अब पिता अधिक विकसित है, पुत्र कम विकसित है, और पुत्र भी युवा हो गया है और पिता तो और वयस्क ही है। एक तो कंडीशन ये है। दूसरी है कि दोनों बड़े हो गए हैं लेकिन पुत्र पिता से अधिक विकसित हो गया है। ये दो स्थिति को हम कैसे देखेंगे? देखिए, पहली स्थिति तो बहुत आसान है, पिता विकसित है और पुत्र कम विकसित है, तो उसमें ज्यादा झंझट नहीं है। झंझट कैसे नहीं, मतलब वही बच्चा कंप्यूटर के अंदर में मास्टरी है उसकी, या मार्केटिंग करने के अंदर मास्टरी है, या और दूसरी चीजों के अंदर में अच्छा है, लेकिन जीवन वाली चीज को लेकर के वो अच्छा नहीं है। हाँ, तो वही चीज कहेंगे ना पिता कि ये तो एक भाग है, इससे बड़ा चीज ये है, वो भी आप में आना चाहिए। वो पिता उस ढंग को, उस चीज को समझाएंगे, जिसको संरक्षण कह रहे हैं। भाई किसी संरक्षण में ही वो ये चीजों को कर पा रहे हैं ना। वो संरक्षण नहीं होता तो शायद जीरो से स्टार्ट करना होता है ना, बहुत सारी चीजें मिल गई होती। तो हमेशा कोई संरक्षण है जहां वो स्टार्ट कर रहा है कुछ, तो उसको वो मिल रहा है, तो उसका कोई स्किल पिता से अधिक हो सकता है ना, या होता ही है।
एक आयु में तो होगा ही, पिता 60 साल के हो गए, बच्चा 30 साल का है, तो पिता का अब स्किल कम हो गया है। तो हर समय पुत्र का स्किल ज़्यादा होता है युवा होने के बाद, और पिता का कम होता जाता है। लेकिन संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण तो अब भी पिता दे रहा है, जब तक वो बीमार या अस्वस्थ होकर बिस्तर में न पड़ जाए, एक अलग कहानी वो, तो पिता ही संरक्षण दे रहा है। दूसरी स्थिति में पुत्र ज्यादा विकसित हो गया है, जागृति क्रम में ज्यादा आगे है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि पिता का इंटेंशन तो हमेशा है कि तुम आगे बढ़ो, तो उसको यही बोलेंगे कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे, जबकि वो आगे बढ़ा ही हुआ है और उसको देख नहीं पा रहे पिता। बच्चा पिता से आगे बढ़ गया है और पिता को नहीं दिख रहा है कि आगे बढ़ा है। तो इसीलिए यह माना जा रहा है कि इंटेंशन पिता का हमेशा अच्छा है, यह स्वीकार करना होता है। योग्यता पात्रता कम होती है, यह हो सकता है, तो पिता कुछ समझाता रहेगा तो उसको वो झेलते रहेगा, है ना। वो भी तो समझ जाएगा ना कि पिता से अभी पिता की स्थिति ये है, यदि वो अधिक विकसित है तो। बाबा जी के जीवन में जिस तरह से बच्चे थे उनके, और बाबा जी का देहांत, तो वो दिव्य मानव के रूप में थे, जागृत थे, तो उनके बारे में कोई ऐसा एग्जाम्पल कोई? उनके बच्चे उनको, हाँ, मतलब कि जैसे बाबा जी तो दिव्य मानव थे और वो पूरी तरह से जैसे आप लोग हैं या बाकी और सब पूरे इंडिया से वहाँ तक जाते थे और वो देखते भी थे, लेकिन वो नहीं बैठते थे, तो उस तरह की कोई? उनको ये तो लगता है कि बाबा जी श्रेष्ठ हैं, हम वैसा हो पाएंगे वैसा उनको डाउट है। मतलब एक गौरव है जिसको श्रद्धा बोलना चाहिए, वो कम है, कुछ चीजों का है, पूरा कम है। बाबा जी के मन की बात आपने कभी इस तरह से? बाबा जी के मन की बात, अच्छा अच्छा, नहीं, बाबा जी ने भी यही बोला कि जो योग्य हैं उनको समझाना है, ये उनकी प्राथमिकता है। तो उन्होंने जिनको योग्य माना, जो समय देने को तैयार है, उनको उन्होंने समय दिया। हमारे बच्चे को ही समझाऊंगा, बाकी किसी को नहीं समझाऊंगा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। या पहले इनको समझा लूंगा तभी दुनिया को समझाऊंगा, ऐसा भी कभी तय नहीं किया। ये जो है ना कि पहले हमारे घर को कर लें तभी बाहर करेंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ तो ये भी बात बोल रहे हैं कि फिर परिवार मूलक व्यवस्था। देखिए, बच्चों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, माता पिता का भी पड़ रहा है, समाज का भी पड़ रहा है, समाज का ज्यादा पड़ रहा है। मानव वंशानुसंगी नहीं है, नहीं तो उनके बच्चों को भी सब आ जाता है। संस्कार ग्रहण वो कहां से करेगा, वो उसकी सोच समझ पात्रता है। आवश्यक नहीं है कि वो पिता से ही लेगा, पिता माता से जितना लेता है उससे अधिक वो समाज से लेता है। और पिछला तो होता ही है, पिछला भी होता ही है, तो समाज से वो लेगा, समाज ज्यादा प्रभावी है। इसीलिए और ज्यादा ये समझ में आता है कि शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा, व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए फिर तो वो देखता है कि परिवार मूलक इकाई को डेवलप करने के लिए परंपरा के अंदर में, तो फिर ये ज्यादा मेहनत का काम है। हाँ, बहुत भी जो संरक्षण मिल रहा है, जो पोषण मिल रहा है, वहाँ अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर बाहर से लेना पड़ेगा, और बाहर जाकर रहने कोई। हाँ, पोषण और संरक्षण नहीं मिले, अभी तक तो नहीं है ये स्थिति, वो मिल रहा है। शिक्षा हो जाने से बहुत चीजें फास्ट हो जाएगी, शिक्षा के बिना बहुत स्लो है ये। शिक्षा होने से 20-25 साल में पूरा एकदम पूरा वातावरण बदल जाएगा। शिक्षा इन 2-3 चीजों को स्वीकार ले कि मानव सुखी होना चाहता है, मानव को व्यवस्था में जीना है, मानव का आचरण निश्चित होना ही है ना, मानव में जीवन है, मानव संस्कार अनुसंगी, ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसको नहीं स्वीकार रहा है शिक्षा। ये आते ही पूरा लिटरेचर बदलने लगेगा। भैया की क्वेश्चन में एक मेरे को आ रही है जिज्ञासा कि क्या बाबा जी ने कभी खुद से ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया कि बच्चों को अगर वो उतना समय नहीं देने की उनकी भी है स्थिति, तो वो उसको कुछ उसके लिए कुछ करें? नहीं, बाबा जी ने खूब समय दिया बच्चों के साथ, दिन भर बच्चों के साथ खेलते थे, अपने पोतों के साथ भी खेलते थे, मैंने देखा, तो बहुत समय दिया। जो दीदी कहती हैं बच्चों के साथ कितना समय दिया, वो बहुत ज़्यादा दिया, रोज पूरा समय देते थे, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाया।
वहाँ के रहने का जो भी रहन सहन है, पता ना, वही एक परिवार है जो सवर्ण है और स्वावलंबी है, कुछ कमा उत्पादन करता है। तो पूरे सभी बचपन में बाबा जी ने बहुत समय दिया, फिर मैंने देखा जैसे जब बड़े हो गए उनके बच्चे, तब उन्होंने स्पष्ट बोला है कि मैं इंटरफेयर नहीं किया। हाँ। जैसे उनके एक बेटे ने मकान बनाया तो वो बोले मैं सिर्फ एक बार गया, मैंने नहीं देखा उसने कैसा डिजाइन बनाया, क्या किया, मतलब बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं थी जब बच्चे ग्रोन अप हो गए थे, ये उन्होंने स्पष्ट बोला। और छोटे बचपन में उन्होंने बहुत बोल दिया। नहीं, मेरा क्वेश्चन वही था ना कि जैसे कि एक परिवार मूलक एक इकाई है और उसको बनाने के लिए दूसरी विधि, जैसे कि वो वातावरण और एक शिक्षा, ये दो चीज़ें और अवेलेबल हैं। वो चीज़ मैं समझना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, वो घर से नहीं ले पा रहा तो वातावरण से या फिर शिक्षा पद्धति से, ये दो ऑप्शंस बचते हैं। मतलब उन्होंने तो हर ऑप्शन खोला है। हाँ, मतलब कि मूल मेजर रूप से ये दो ऑप्शंस हैं। शिक्षा में नहीं है। देखिए, सबसे अधिक प्रभाव वातावरण का। वातावरण, इस शिक्षा में तो कुछ भी नहीं है। मतलब शिक्षा तो वातावरण से भी नीचे है। मतलब शिक्षा से जो वातावरण बन रहा है, जो व्यक्तिवाद जो पनप जा रहा है, किसी दूसरे को नहीं स्वीकारना है, वो शिक्षा में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वहां का जो वातावरण है बिल्कुल अलग है। तो शिक्षा बहुत खराब है। जो हिडन मैसेज है वो भिन्न है, लिखित मैसेज है अलग है। चलिए।